और जय मूल निवासी हम सभी की ओर से। समय के अभाव में मैं हमारे मुख्य अतिथि को तुरंत आने के बाद ही मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। सबसे पहले तो इस गांव से अधिवेशन में उपस्थित तमाम जो प्रबुद्ध जन हैं, हमारा बुद्धिजीवी वर्ग है, आप सभी को मैं हृदय से, मन से आज के इस अधिवेशन में, इसके कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस आयोजन समिति के जो सदस्य हैं, जो कमेटी है, उन्होंने मुझे बुलाया है आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में। मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक मैं रहूंगा, जब तक मेरी सांसें रहेंगी, मैं SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लिए लड़ता रहूंगा। यह मैंने संकल्प लिया है। आज जो मुझे आप इस कोर्ट में देख रहे हैं, आज जो मेरे जेब में ये जो ग्रीन पेन है, यह सब बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब आप नहीं होते तो शायद हम भी यहां पर नहीं होते। इसलिए मैं इन शब्दों में आपका ऋण चुकाऊं, मेरे शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं आज 40 साल का हो चुका हूं, पर मैंने देखा है अपने पूर्वजों को अपने गांव में जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग होते हैं, जब मैं 5 साल का था, 10 साल का था, तो किस तरह से उनको बंधुआ मजदूरी के लिए जबरदस्ती उनका शोषण किया जाता था, किस तरह से उनको मनमाने ढंग से उनके अपने खेतों पर मजदूरी करने के लिए, खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था, यह मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। मेरे पिता प्रिंसिपल थे, मेरी माता जी प्रिंसिपल थी, मेरी आज धर्म पत्नी भी आई हुई है, बैठी हुई है पीछे, और एक मेरा बच्चा भी है। लेकिन जब आप किसी छोटी सी उम्र में किसी घटना को देखते हैं और वो घटना अगर आपके मन को व्यथित करता है, तो आपके मन पर, आपके जेहन पर कहीं कहीं बड़ा बुरा असर पड़ता है। आज मैं यहां पर हूं, मन में दुख है, मन में वेदना है, मन में क्रोध भी है और मन में ज्वाला भी है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि अगर SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज एक हो जाए तो हमारी जो 85% आबादी है, हम इस मुल्क पर हुकूमत करेंगे और हमारा शासन चलेगा।
लेकिन कमियां कहां हैं, यह सोचने को विवश करता है। मैं जब शुरू अंचलाधिकारी बनकर आया था कनाचट्टी में, तो सिर्फ चंद लोगों ने मुझे ललकारा, सिर्फ चंद लोगों ने, एक दो लोगों ने मुझे ललकारा, और मैंने उनको सीओ का ऐसा पावर दिखाया कि आज उन पर SC/ST का मुकदमा दर्ज हो गया, वो भागे भागे फिरते हैं। आपको अपने कलम की ताकत को पहचानना होगा, शिक्षित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। 85% आबादी हमारी और शासन करेगा 50% लोग। जायज है क्या? मैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं उनसे सुन रहा था, मैं उनके, जब मुझे आज आने की बारी थी, मैं उनके एक वीडियो क्लिपिंग को सुन रहा था। जब जहां पर 100 लोग हैं और 100 लोग के बीच में 100 रोटी बांटना है, तो उसका नियम क्या होना चाहिए? हर व्यक्ति को एक रोटी मिले कि 15% को 85% मिल जाए रोटी, बाकी लोग भूखे रहे? ऐसा है क्या? ऐसा कहीं जायज है क्या? बताइए आप ही लोग। नहीं जायज है। माताएं बहने, हमारे भाई बहन जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, आप लोगों ने कई बातों पर चर्चा किया होगा। या तो आप पाखंडवाद को चुनिए या फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध को चुनिए। दोनों पैर के दो नाव पर हम लोग सवारी नहीं कर सकते, ठीक है? और उस मंदिर में जाकर ये जो बड़े बड़े फोन लेके बैठे होते हैं, ठीक है, उनको आप पैसे जाकर कराते हैं और आपके पैसे से उनका जीवन यापन चलता है। और उसी मंदिर में एक समय हमारे लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता था। आप किस मुंह से जाते हैं उस मंदिर में? मुझे इसका जवाब दीजिए। जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। अगर हमारा कोई धार्मिक ग्रंथ है, अगर हमारा किसी ग्रंथ के बाद वजूद है, अगर हम किसी का सहारा ले रहे हैं, तो वो है सिर्फ भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ने हमें अपने अधिकार को देना सिखाया, अधिकार को लेना सिखाया। और मैं यहाँ पर जितने भी तमाम भाई बहन हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, आज हम लोग ये प्रण लीजिए कि आप रामायण, गीता, महाभारत, मनुस्मृति, फलना ढकना जो भी होता है आप जानते हैं, आप रखें या नहीं रखें, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को भारतीय संविधान को पढ़ना सिखाएंगे। सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? सिखाएंगे, क्योंकि हमें आजादी भारतीय संविधान ने दी है। अभी लोग आपको हिंदू बोलकर भटकाएंगे। आ जाओ हिंदुओं, हमें खतरा है मुस्लिमों से। नहीं, हमें खतरा उनसे नहीं है, हमें खतरा है हिंदू बनने से। क्योंकि जब हम हिंदू बनेंगे तो कुछ लोग ब्राह्मण बनेंगे, ठीक है? उसके बाद कुछ लोग क्षत्रिय बनेंगे, कुछ लोग वैश्य बनेंगे और कुछ लोग शूद्र बनेंगे। वेद 4 है, ऋग्वेद में लिखा हुआ है 10वें मंडल में, जिसको बाद में जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया उसमें? ब्रह्मा जो है, हमारे जो ब्राह्मण भाई हैं, ब्राह्मण भाइयों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे वो लिखने वाले भाइयों से दुश्मनी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने
कहा था कि हमारे ब्राह्मण भाई मुख पुत्र हैं, मुख से जन्म लिए हैं। बताइए, हर आदमी जानता है, हर मां जानती है, एक मां 9 महीने तक अपने बच्चे को अपने कोख में पालती है, तब वो बच्चा जन्म लेता है, तब वो पिता को देखता है या दादा को देखता है, दादा को देखता है, नानी को देखता है। ये मुख से कब जन्म लेने लगे बताइए आपको? हाँ, अजीब बात करते हैं साहब आप भी। अंतिम में मैं यही कहूंगा कि जब मैं कन्हाचट्टी में सर्किल ऑफिसर बनकर आया, सीओ एक मजिस्ट्रेट का पावर होता है, मैंने अपना पावर दिखाना शुरू किया। भाई साहब हम भी तो पढ़ के आए हैं, कमीशन पास करके आए हैं ना, ठीक है, तो कुछ लोग चलते हम करेंगे क्या? अगर बाबा साहब के चलते कुर्बानी देनी पड़ेगा तो मैं दूंगा, मैं दूंगा। एक कुर्बानी देने से अगर हमारा समाज जागृत होता है, हमारे समाज के हितों की रक्षा होती है, तो सबसे पहले मैं कुर्बानी देने वाला व्यक्ति मैं रहूंगा। आप आजमा के देख लेना। मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाया कि बोला कि अरे ये भैया मुस्लिम जाति का लड़का बाबा साहब का इतना कट्टर भक्त कैसे हो गया? हमारे महापुरुष तो वही है ना, हमारे महामानव वही है ना, हमारे लिए राम कृष्ण तो वही है ना। आपने शायद जितनी भी काल्पनिक कथाएं पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, धार्मिक कथाएं पढ़ी होंगी, माताएं बहनें, मैं आपसे बोलूंगा ये याद सुनती उनकी आप लोग चढ़ाना बढ़ाना बंद कर दीजिए, ठीक ना? और अगर बहुत शौक है तो किसी गरीब में जाकर एक बार वहां पर भंडारा करा दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हमारी बच्चियां खाएंगी। मैं अभी आप देख रहे होंगे कलकत्ता में एक रेप कांड हुआ ना डॉक्टरनी के साथ। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष जो है, प्रत्येक दिन जो है एक राष्ट्रीय फिगर है, 86 महिलाओं बच्चियों के साथ बलात्कार होता है। इसमें से कितने स्वर्ण जाति की बलात्कार महिलाएं होती है और कितनी बच्चियां होती है बताइए आप लोग? कौन होता है शोषण का शिकार? SC ST OBC का बच्चियां होती है शिकार। होती है कि नहीं होती है? बोलिए, होती है। और अगर उनके घर में अगर एक घटना हो जाए, वो ऐसा हंगामा खड़ा करते हैं कि लगता है कि भूचाल आ गया है, जब भूकंप आ गया है। और जब हमारे बगल में, जब घर में, हमारे घर के बगल में घटना घटती है, हम चुपचाप रहते हैं, तो हमें जगना पड़ेगा। और अंतिम में मैं अपने संगठन के पदाधिकारियों से मैं आग्रह करूंगा, आप ध्यान से इस चीज को नोट करेंगे कि मेरे खिलाफ जितनी भी साजिश हुई, मेरी पत्नी बैठी हुई हैं, इनके पापा जी गया से 2-2 बार सांसद रहे हैं, अभी बहुत जल्द राज्यपाल भी बनने जा रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी का सहारा नहीं लिया। मैं खुद सक्षम हूं इन चाटुकारों से लड़ने के लिए, इन मनवादियों से लड़ने के लिए। मुझमें इतनी ताकत है। ये 100 लोग थे और मैं अकेला था। एक माननीय सांसद महोदय ने भी मेरे खिलाफ लिखकर दे दिया मुख्यमंत्री जी को, जिनका तबादला कराया जाए, और मैंने उसको रुकवा दिया। मैंने रुकवाया, कोई किसी और नहीं, किसी ने मेरे लिए पैरवी नहीं की, मैंने रुकवाया। किसकी शिक्षा लेकर भी बताइए, हमारा कि सांसद का? बताइए आप। तो थोड़ी सी जो बातें हैं मैं अंत में कहना चाहूंगा, मैं लेट पहुंचा हूं,
कुछ पारिवारिक समस्याएं होती हैं, तो मैं देर से आने के कारण मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, आपका मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन ये जो वामसेप है, यह संगठन नहीं है भाई, ये क्या है? विचारधारा है। वामसेप विचारधारा है। किसका विचारधारा है? बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले और बुद्ध के विचारों को मानने वाले। अब हमारे भाई बोल रहे थे, जो विदेशी हैं उनको हम वापस वहीं पर भेज देंगे। अब कौन विदेशी हैं ये भी आप जानते हैं दुनिया से, ठीक है, लेकिन हमारी एक एकजुटता तो कायम रहनी चाहिए ना। 85% लोग, मैं पूछता हूं चतरा जिले से कितने लोग आए हैं? कितने लोग आए हैं? हजारीबाग जिले से? देखिए ये तो अच्छी बात नहीं है। फिर आप अपने हक अधिकार के लिए अगर इस तरह की बैठक में नहीं आएंगे जहां वैचारिक चिंतन होता हो, जहां हमारा थिंक टैंक बैठता हो, हम तन से सहयोग नहीं करेंगे। बोलते हैं ना लोग, हम तन मन धन से सहयोग करेंगे। हम तन से सहयोग नहीं करेंगे इसलिए कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, समझ गए? हम लोग खुलेआम किसी भी पार्टी के विरुद्ध या पार्टी के समर्थन में या किसी भी सरकार के विरुद्ध नहीं बोल सकते, लेकिन मन तो हमेशा आपके साथ है और धन भी मेरा आपके साथ है। इसलिए मैं आपके महामंत्री, हाँ राज प्रभारी आए हुए हैं, अच्छा राज प्रभारी महोदय आए हुए हैं, अध्यक्ष लोग आए हुए हैं। हर जिला में, हाँ सभी जिले से आए हुए लोग हैं, अच्छी बात है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग और इस तरह का मनन चिंतन हम लोग हर जिला में करें और संगठन का विस्तार करें, ठीक है। और ये जो चंद लोग जो है आपको बोलेंगे ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ओबीसी है, ये माइनॉरिटी है, इनके बहकावे में आपको नहीं आना है। यही तो मानसिक गुलामी है। मैं भुइया समाज का हूं, मैं गर्व से कहता हूं मैं भुइया समाज का हूं। मुझे संविधान ने उसी जाति का आधार पर आरक्षण दिया है। पर अभी कुछ न्यूज आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ दिन पहले जो है भारत बंद भी हुआ। क्यों बंद हुआ? ये मैं सरकार का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप सब समझते हैं ये सरकार की सोची समझी रणनीति है, साजिश है। हम लोगों को आपस में बांटने की साजिश है, हम लोग को आपस में लड़ाने की साजिश है। और यह कोई पुरानी साजिश नहीं है। जब अंग्रेज आए थे तो भी वो डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो की नीति अपनाते थे, और फिर ये नीति वही लागू करना चाहते हैं। तो क्या इसको हम लोग सफल होने देंगे? नहीं होने देंगे। इसलिए मैं जो प्रांत के जो प्रभारी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि हर जिला में कमेटी का विस्तार किया जाए, हर जिला में कमेटी का विस्तार किया जाए, और कमेटी में वैसे ही लोग रहें जो बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों से और बुद्ध के विचारों से लैस हो। ऐसा नहीं कि कल मेरे साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं। मैं खुलेआम बोलता हूं कि मैं वामसेप के साथ हूं तो मैं वामसेप के साथ रहूंगा और वाम के साथ लड़ते लड़ते मैं मरूंगा। मैं खुलेआम बोलता हूं। तो ऐसे कुछ विचारधारा से लैस व्यक्तियों को हमें बचाने की जरूरत है, और प्रत्येक जिला में हमारा एक संगठन होना चाहिए, और प्रत्येक प्रखंड में भी हमारा एक संगठन होना चाहिए, ताकि
प्रकार की किसी भी अधिकारी को, ठीक है, कनाचट्टी में मुझे टारगेट किया गया, मैंने अपने हिसाब से लड़ दिया उन लोगों से और उनको बैक फुट पे ढकेल भी दिया, आज वो भागे फिरते हैं। लेकिन हमारे जैसा कितने मजबूत लोग होंगे बताइए? अभी नहीं होंगे ना। तो कहीं ना कहीं हमारे कर्मचारी और हमारे जो पदाधिकारी हैं वह भी आज तक जो इनका जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव की भावना है, वो बदला नहीं है। तरीका बदल गया है लेकिन मानसिक रूप से गया है क्या? आएंगे दिमाग से, बोलिए, दिमाग से गया है। कई लोग बोलते हैं कि जातिगत आरक्षण हटा दो। मैं बोलता हूं भैया, जातिगत आरक्षण हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप जाति ही हटा दो, आप ही अपनी बेटी बहन की शादी हमारे यहां करो, हम भी करेंगे, तब मानेंगे उसको कि हाँ ये जाति हटा दिया गया है कि नहीं है। आज जिन लोगों ने पीढ़ियों तक हमारा शोषण किया गया, अपने कुओं से पानी नहीं पीने दिया गया, अपने घर में जिनको बैठने नहीं दिया गया, जिसको आप हमेशा गुलाम बनाकर रखे, उनको आप बोलते हैं कि नहीं जातिगत आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो ये भैया, ये जाति के आधार पर जो आप बड़ा बड़ा तोड़ चुना के बैठे हुए हैं मंदिरों में, तो क्यों बैठे हैं? आपका जन्मसिद्ध अधिकार है क्या? हमको भी बैठाइए ना, हमको भी बैठाइए उसमें, हम भी उसमें शामिल होंगे। तो जातिगत आरक्षण हटाने की बात करें तो बोलिए कि जाति ही खत्म कीजिए। हम लोग सब एक हैं। आप ही अपनी बेटी बहन की शादी हमारे यहाँ कीजिए, हम भी बेटी बहन की शादी आपके यहाँ करते हैं, तब देखिए कितना तीखा मिर्ची लगेगा उनको। क्या रे, एक SC/ST का महिला, युवा या बुद्धिजीवी जन बोल रहा कि जाति खत्म करो, जो वर्षों से अपने आप को जाति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ मानता रहा हो, वो कभी स्वीकार करेगा इस बात को? नहीं करेगा। तो मैं पुनः जो प्रांत के जो अधिकारी आए हुए हैं, प्रभारी आए हुए हैं, मैं पुनः नम्र निवेदन करता हूं, इस संगठन को फैलाया जाए और एक वामसेन के रूप में एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए जो इस देश में शासन करे। हमें ऐसा कोई काम चलाओ संगठन की जरूरत नहीं है, जहां अगर हमको जरूरत है वामसेन खड़ा नहीं हो, वामसेन की जरूरत है तो हम खड़ा नहीं हो। चलिए, अब तो मेरा समय आ गया है, जब मैं एक पद पर हूं तो अब मैं समाज को कुछ वापस देना चाहता हूं, मैं समाज को कुछ वापस देना चाहता हूं। और मेरी माता नहीं है, पिता नहीं है, एक पत्नी है, डॉक्टर है, वो ध्यान रखती है, एक बच्चा है, सरकार ₹1,00,000 महीना देती है हम लोग को, मैडम का अलग से कमाई है, हमको बहुत ज्यादा पैसे की लालच नहीं है। लेकिन मैंने आज कनाचट्टी में जितने वन पट्टा नहीं बटा था, मैंने आदिवासी जनजातियों के भाई के बीच में बांटा, पहली बार बांटा, और उनको मैंने हर अधिकार भी दिलाया। ठीक है, तो मैं पुनः बोलूंगा कि संगठन का रूपरेखा आप कैसे विस्तार हो, इसका एक फॉर्मूला लेकर आइए और इसकी एक बैठक प्रत्येक जिले में होनी चाहिए और वहां पर हम लोग प्रत्येक जिले में बैठकर फिर प्रखंड में कैसे हम लोग उस संगठन का विस्तार करेंगे, उसके लिए हम लोग एक रूपरेखा तय करेंगे। यहाँ पर बुलाने और यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और जो भी हैं हमारे बड़े भाई मेरे बगल में खड़े हैं और जो प्रांतीय अधिकारी हैं वामसेन के, मैं इनका पुनः दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। जय झारखंड, जय हिंद, जय संविधान।